नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, आज से हमने एक नई श्रृंखला आपके लिए स्टार्ट की है बीपीओ एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके पास लगभग अभी से 25 दिन से इसे इस श्रृंखला का नाम हमने रखा है पंचायत सीरीज। इस पंचायत सीरीज में क्या करेंगे हम, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हम 1500 MCQ लेकर आएंगे इसमें। तो आपके जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक आपके सिलेबस के एक एक पॉइंट आपको यहाँ 1500 MCQ के रूप में हम सॉल्व करेंगे। कोई भी टॉपिक आपका छूट नहीं पाएगा इससे। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सीरीज होने वाली है। आपका पूरा सिलेबस यहाँ से रिवाइज होगा बहुत ही कम समय में, आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। हम बहुत ही जल्दी इस श्रृंखला के माध्यम से बहुत ही जल्दी कम समय में हम प्रश्नों को हल करेंगे और आपका पूरा का पूरा रिवीजन यहीं से हो जाएगा और आपके परीक्षा में यहीं से सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज का जो पोर्शन है आपका, वो सिलेबस में हमने योजनाओं का पोर्शन लिया है। इस पर योजनाओं पर एक वीडियो और आएगा, तो आपकी पूरी मतलब यह इस वीडियो को छोड़कर एक वीडियो और आएगा, तो 2 वीडियो में आपका जो 20 अंकों का पोर्शन है वो पूरा कवर किया जाएगा। तो 20 अंकों का पोर्शन आपको इस 2 वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे। तो आज यह पहला वीडियो है। इसमें लगभग 105 प्रश्नों को हमने शामिल किया है। 105 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। बाकी अगले वीडियो में हम पूरी योजना को कवर कर देंगे, तो आपका पूरा योजना वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए निम्नलिखित योजना शामिल नहीं है। कौन सी शामिल नहीं है? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अन्नपूर्णा, महिला किसान सशक्तिकरण योजना, उपरोक्त सभी। तो देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP इसकी शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में। तो देखिए, NSAP को 1995 में प्रारंभ किया गया था। आपको पता होगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 1995 में प्रारंभ किया गया था और इस सहायता कार्यक्रम के तहत 5 स्कीमें शामिल हैं। कितनी स्कीमें शामिल हैं? 5। कौन कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और अन्नपूर्णा। तो पूछ रहे हैं कौन सी शामिल नहीं है। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो 1995 में प्रारंभ किया गया था वो BPL परिवारों के लिए था, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए था। तो देखिए, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम इसको बोलते हैं NFVS, तो इस NFVS भी इसके तहत शामिल है। अन्नपूर्णा जिसको 2000 में प्रारंभ किया गया था, ये भी शामिल है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को 1995 में ही प्रारंभ किया गया था। महिला किसान सशक्तिकरण योजना इसके तहत शामिल नहीं है। किसके तहत? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला किसान सशक्तिकरण योजना इसके तहत शामिल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किसके तहत है? NSAP के तहत, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, उसी के तहत एक स्कीम है जिसको 1995 में प्रारंभ किया गया था और सन 2007 में इसका नाम, पहले इसका नाम था 1995 में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और 2007 में इसका नाम क्या किया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की BPL गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति 19 वर्ष की आयु तक कितने रुपए की मासिक पेंशन के हकदार हैं? तो 79 वर्ष तक की आयु, 79 वर्ष 79 वर्ष की आयु तक कितने रुपए की मासिक पेंशन के हकदार हैं? 250, 400, 350, 200। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 200 रुपये। तो जो व्यक्ति 79 वर्ष तक के हैं, 60 वर्ष से ऊपर हैं, 79 वर्ष के बीच में हैं, जो इस योजना के तहत आते हैं, उनको 200 रुपये की मासिक पेंशन के पाने के वो हकदार हैं। और अगर उनकी उम्र 80 से ज़्यादा हो जाती है तो उनको फिर 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो पहला इसका नाम था 1995 में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, लेकिन 2007 में क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम में शुरू की गई, किस वर्ष शुरू की गई? तो आपको बताया जा चुका है 1995 में। चलिए आगे चलते हैं। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो अन्नपूर्णा योजना को सन 2000 में प्रारंभ किया गया था, आपको पता होगा, NSAP के तहत। और अन्नपूर्णा योजना किन के लिए थी? तो जो व्यक्ति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं किए जा गए थे किसी कारणवश, तो उन्हीं लोगों के लिए, तो वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, तो उनके लिए अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना चलाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS इसको 1975 में चलाया गया था। प्रोग्राम का नाम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, एकीकृत बाल विकास योजना के तहत। तो आपको बताया जा चुका है वीडियो में, 1975 में प्रारंभ किया गया था और इसकी जो सुविधाएं हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाती हैं। किसके लिए सुविधाएं दी जाती हैं? तो जो छोटे बच्चे हैं, जो दुग्धपान स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और जो किशोरियां हैं, उनको सुविधाएं दी जाती हैं। कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? इसमें पूछा गया कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है, तो आपके पास ऑप्शन है पूरक भोजन। तो हाँ, पूरक भोजन प्रदान किया जाता है। टीकाकरण वैक्सीनेशन होता है, बिल्कुल होता है। 3 से 6 साल के
जो बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो है बच्चों को मुफ्त किताबें और स्कूल ड्रेस का वितरण ये नहीं किया जाता है। किसके तहत? ICDS के तहत बच्चों को मुफ्त किताबें और स्कूल ड्रेस का वितरण नहीं किया जाता है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कब शुरू की गई थी? तो आपको बताया जा चुका है कब शुरू की गई थी, 1975 में शुरू की गई थी। इसकी सुविधाएं कहाँ पर मिलती हैं? आंगनबाड़ी केंद्रों पर। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वामित्व योजना आपको पता होगा 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई थी स्वामित्व योजना। ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको सही बताना है कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सही बताना है कौन कौन से हैं स्वामित्व योजना के बारे में। तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना, ग्रामीण परिवारों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना। तो ये करेक्ट है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भूमि अभिलेख जो हैं, लैंड जो रिकॉर्ड है उनको अद्यतन करना, उसको अद्यतन करना है ना, उसको नया स्टेटस देना। ग्रामीण परिवारों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना, जो लैंड रिकॉर्ड है वो ग्रामीण परिवारों को देना, और संपत्ति कार्ड जिसको घरौनी बोलते हैं तो घरौनी जारी करना है इसका उद्देश्य। स्वामित्व पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय योजना है। तो हाँ, एक इसका करेक्ट आंसर है। इस योजना को 6 साल 2020 से 26 की अवधि में पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। तो ये गलत है। 2020 से 26 तक पूरे देश में नहीं लागू किया जाना है, केवल 6 राज्यों में इसको लागू किया जाना है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 1 और 2 इसके करेक्ट है, बाकी तीसरा गलत है। तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY इसकी आपको शॉर्ट फॉर्म देखनी है। किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो SGSY 1999 में प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत 6 योजनाओं को सम्मिलित किया गया था। कौन कौन सी? आपको पता होगा ट्राइसम 1979 में, IRDP 1980 में, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग टू रूरल यूथ इन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये 1979 में। इसके बाद ड्वाकरा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया ड्वाकरा हो गया 1982 में। इसके बाद MWS मिलियन बेल्स स्कीम 1988 में। इसके बाद सिट्रा थी 1992 में। और उसके बाद था गंगा कल्याण योजना GKY 1997 में। तो इन योजनाओं को मिलाकर बनाई गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1999 में प्रारंभ की गई थी। और इसी SGSY को आगे चलकर आजीविका नाम दिया गया था। तो आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको NRLM को कब शुरू किया गया था? तो NRLM को कब शुरू किया गया था? 2011 में। 1999 में क्या शुरू किया गया था? SGSY, उसका नाम बदलकर 2011 में क्या कर दिया गया? आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर भी विचार करना है आपको। और उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो सही वाले ढूंढना है। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप जो SHG होते हैं, कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। तो क्या स्वयं सहायता समूह जो कार्यक्रम है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया था? तो नहीं। देखिए, स्वयं सहायता समूह जो कार्यक्रम है वो 1980 के दशक में प्रारंभ किया गया था, और जो प्रारंभ किया था वो नाबार्ड ने किया था। आपको पता है नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो स्वयं सहायता समूह किसके द्वारा चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था? नाबार्ड के द्वारा। किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। तो हाँ, एक करेक्ट बात है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं सहायता समूह में कोई व्यक्ति उसी का सदस्य अगर ऋण लेता है तो उसकी जिम्मेवारी सभी लोगों की होती है, सभी सदस्यों की होती है। तो ये सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो RRB हैं, रीजनल रूरल बैंक जो हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और अनुसूचित वाणिज्य बैंक जो हैं कॉमर्शियल बैंक हैं, वो SHG को समर्थन देते हैं। तो हाँ, देते हैं। तो कितने कथन सही हो गए? 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कितने कथन सही हैं? तो इसमें 2 कथन सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। देखिए 1999 में SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 2011 में इसको क्या कर दिया गया था? NRLM कर दिया गया था, और 2016 में इसका क्या कर दिया गया? NRLM कर दिया गया था। तो नाम इसके चेंज हुए हैं। की फुल फॉर्म क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्या उद्देश्य है? तो इसको 2016 में प्रारंभ किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है? गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना। तो हाँ, बिल्कुल, ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना, जो गाँव में गरीबी है उसका उन्मूलन करना है। तो इसका उद्देश्य NRLM का। ठीक है। SC/ST वर्गों में गरीबी का उन्मूलन, तो ये नहीं है। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, ये भी नहीं है। ग्रामीण महिलाओं को अनुदान दर पर खाद्य प्राप्त करना, ये भी नहीं है। तो ठीक है, तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राइसम एक प्रकार का क्या कार्यक्रम है? तो आपको पता चल चुका है। ट्राइसम जो 1979 में प्रारंभ किया गया था, यह ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम है, क्योंकि ट्रेनिंग टू रूरल यूथ, गाँव के युवाओं को ट्रेनिंग देना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए। ट्राइसम योजना के तहत किस आयु वर्ग के लोग प्रशिक्षण लेते हैं? तो किस आयु वर्ग के लोग प्रशिक्षण लेते हैं? आपको पता होगा 18 से 35 वर्ष के लोग।
ट्राइसम योजना में लक्षित वर्ग कौन सा है? तो ट्रेनिंग टू रूरल यूथ अर्थात ग्रामीण युवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। IRDP का क्या अर्थ है? तो IRDP भी SGSY के तहत शामिल किया गया था, लेकिन IRDP कब प्रारंभ किया गया था? 1980 में प्रारंभ किया गया था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। IRDP का रणनीतिक उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करना, बेरोजगारी कम करना, खाद्य आपूर्ति बढ़ाना, या ग्रामीण रोजगार और ब्याज की रियायती दर पर ऋण सुविधाओं के लिए अवसर प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? IRDP का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण रोजगार और ब्याज की रियायती दर पर ऋण सुविधाओं के लिए अवसर प्रदान करना। 1980 में इसको शुरुआत की गई थी। ड्वाक्रा, DWCRA ड्वाक्रा है ये, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। 1982 में इसको प्रारंभ किया गया था। क्रियान्वयन कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो ड्वाक्रा है इसको क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? जिला परिषद। चलिए आगे चलते हैं। ड्वाक्रा परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसका विकास था? तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रूरल माने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और बच्चे, इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, जिसको सन 2004 में इसको प्रारंभ किया गया था। पुरा को मॉडल की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो APJ अब्दुल कलाम साहब जी के द्वारा पुरा योजना की वकालत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2004 में इसको प्रारंभ किया गया था और 2016 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? आपको पता होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन। चलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो आपको बताया जा चुका है कब लॉन्च किया गया था, 2016 में। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो सन 2010 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सन 2010 में प्रारंभ की गई थी। ऐसे गाँव जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी SC आबादी 50% से ऊपर है, उन गाँवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चलाई गई थी। चलिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गाँवों का विकास है। किन गाँवों का विकास? तो 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ जो गाँव हैं। चलिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक ऋण आधारित सहायता कार्यक्रम है, लोन वाला कार्यक्रम है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम है, जैसे 2008 में चालू किया गया था। आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 2008 में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से, गाँव और शहरों में छोटे उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार अवसरों के सृजन के लिए प्रारंभ किया गया था। रोजगार अवसर, रोजगार बढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन PMEGP की विशेषता नहीं है? इस प्रोग्राम की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यह उद्यमियों को कारखानों या इकाइयों को स्थापित करने की अनुमति देता है। तो हाँ, देता है। 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र है। तो गलत है, ये गलत है। बाकी हम आगे देखते हैं। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि 18 वर्ष से ऊपर के लोग इसमें पात्र हैं। केवल नई परियोजनाओं या इकाइयों पर ऋण की मंजूरी के लिए विचार किया जाता है। तो हाँ, ये भी सही है, केवल नई परियोजना के लिए ऋण पर विचार किया जाता है। अगला है, विनिर्माण क्षेत्र के लिए परियोजना या इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये है। तो हाँ, PMEGP के तहत परियोजना जो विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, उसके लिए निर्माण की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये है, और सेवा क्षेत्र के लिए परियोजना इकाई की अधिकतम लागत 10 लाख रुपये। तो ये सभी सत्य हैं। बाकी वो 21 वर्ष था, वो गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो MSME से संबंधित है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो कौन सी है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आपको बताया जा चुका है कि प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना थी, इसको कब प्रारंभ किया गया था? 1993 में। इसका करेक्ट आंसर होगा 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? तो अब आपको यहाँ पर एक काम करना है। आपको एक काम है कि आप पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनको क्या करेंगे? आप पंचवर्षीय योजनाओं को आप लिखेंगे और उसको टाइमलाइन देखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई? तो आपको ध्यान रखना है 1951 से 56, ठीक है, 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, 3 पंचवर्षीय योजना। और उसके बाद पंचवर्षीय योजना में गैप आया, 69 तक एक वर्ष की पंचवर्षीय योजना चलाएंगे। उसके बाद 69 से फिर स्टार्ट हुई। तो आपको इन पंचवर्षीय योजनाओं को लिखना है और आपका काम है इन सभी प्रश्नों के जवाब देना कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब, किस योजना के दौरान शुरू की गई थी, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो आप कमेंट बॉक्स में जितने भी सवाल योजनाओं से संबंधित हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको टाइम तो पता ही है कि कब प्रारंभ किया गया था, लेकिन आप उसको इस टाइम के बीच रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। चलिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसको किस वर्ष शुरू किया गया था? तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रामीण यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP बोलते हैं इसको।
किस वर्ष शुरू किया गया था? 1993, 95, 1992 या 1994? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। DDU-GKY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दीनदयाल उपाध्याय, DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में कौन सही नहीं है? तो आपको पता होगा इसको 2014 में प्रारंभ किया गया था। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ग्रामीण कौशल योजना है तो यह एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो करेक्ट आंसर होगा। यह गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के लिए, तो ये भी सही है। इसका उद्देश्य मजदूरी रोजगार में नियुक्ति है, तो ये भी सही है। और यह पूरी तरह से सरकारी एजेंसी द्वारा कौशल प्रशिक्षण पर निर्भर करता है, तो ये गलत है। पूरी तरह से सरकारी एजेंसी द्वारा कौशल प्रशिक्षण पर निर्भर करता है नहीं, इसमें ठीक है प्राइवेट कंपनियों का भी योगदान होता है। चलिए, तो यहाँ पर पूछा था कि कौन सा इसमें शामिल कथन सही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यह विशेषकर ग्रामीण लड़कियों के लिए नौकरी दिलाने से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो ये गलत है, यही सही नहीं है। ग्रामीण लड़कियों के नहीं है, ग्रामीण सभी के लिए, युवाओं के लिए है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य भारत के जनांगीय अधिशेष को, जो डेमोग्राफिकल डिविडेंड होता है, उसको जनांगीय लाभांश में बदलना है ना, तो जनसंख्या की जो अधिकता है उसको लाभांश में बदलना है, तो ये करेक्ट है। इस योजना का उद्देश्य 55 मिलियन से भी अधिक गरीब ग्रामीण जनों को फायदा पहुंचाना, तो ये भी सही है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी वाली गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम का एक उन्मूलन का एक कार्यक्रम है, तो ये भी सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किसके कौशल विकास से संबंधित है? तो आपको बताया जा चुका है कौन सा इसमें ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP मिनिमम नीड प्रोग्राम का प्रारंभ किया गया था 1974 में। आपका काम है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको चलाया गया था। तो आप 1974 में देखेंगे तो आपको बताया जा चुका है कि हमने कहाँ तक 69 तक कवर किया था, 69 से फिर चली थी यहाँ पर योजना 74 तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस में चलाया गया होगा, इसमें किस योजना के तहत। चलिए आगे चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जम्मू कश्मीर की युवाओं के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो DDU-GKY के तहत जम्मू कश्मीर में जो प्रोग्राम चला था उसको हिमायत कहा गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में पहले 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? तो 20 सूत्रीय भारत में 20 पॉइंट प्रोग्राम कब चलाया गया था? 1975 में। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2005-06 में शुरू की गई भारत निर्माण योजना का एक घटक नहीं है? तो 2005-06 में क्या शुरू किया गया था? भारत निर्माण योजना, जिसके तहत ग्रामीण आवास पर बल दिया गया था, पेयजल पर बल दिया गया था गांव के लोगों को, ग्रामीण सड़कों पर बल दिया गया था लेकिन इसमें ग्रामीण स्वच्छता पर बल नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये घटक नहीं है उसका। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आपको बताया जा चुका है भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में प्रारंभ किया गया था। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को किस योजना से बदल दिया गया? तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भारत निर्माण योजना के तहत चलाई गई थी और सन 2005 में ही चलाई गई थी। तो भारत निर्माण योजना के तहत चलाई गई थी, लेकिन 2014 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर दिया गया था। तो वो यही पूछना चाहते हैं कि इसका नाम क्या कर दिया गया था? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जिस वर्ष भारत निर्माण योजना प्रारंभ की गई थी 2005 में। तो भारत निर्माण योजना के तहत ही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई। तो देखिए यहाँ पर डेट भी मिली है आपको, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इस तारीख को शुरू हुई। क्यों की? अब क्यों आपको बताना है। 1 मई 2018 तक सभी गाँव में बिजली की आपूर्ति करनी है। तो हाँ, उसका उद्देश्य था कि 1 मई 2018 तक हम सभी गाँव में बिजली की आपूर्ति कर देंगे। कृषि और घरेलू उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति को अलग करना है, तो ये भी करेक्ट था। बिजली रिसाव को रोकने के लिए हर जगह मीटर लगाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। तो हाँ, ये भी सही है। तो इसका मतलब है ये तीनों बातें सही हैं। ऊपर दिया गया कौन सा कथन सही है? तो हम कह देंगे ABC तीनों सही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती योजना है? तो आपको बताया जा चुका है कि कौन सी पूर्ववर्ती योजना है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। यह जो प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये सभी PYQ हैं, यहाँ पर अपने मन से कोई भी नहीं बनाए गए हैं, सब PYQ हैं। SSC के सभी जितने भी एग्जाम होते हैं सबको देखा गया है, रेलवे को देखा गया है, ठीक है, स्टेट PSC को देखा गया है, UPSC के भी सवालों को यहाँ पर रखा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए है। चलिए आगे चलते हैं। काम की बदले अनाज योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो काम की बदले अनाज योजना फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भारत में सन 2004 में प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपको बताया जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1980 में शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं।
ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो आपको इसका भी हमें आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि आपको पता है RLEGP 1983 में इसको चलाया गया था। तो आप दिमाग लगाइए कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको शामिल किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किसके प्रभाव से की गई थी, मतलब किस तारीख से हुई थी? तो जवाहर रोजगार योजना को कब चलाया गया था? 1989 में 1 अप्रैल से स्टार्ट किया गया था। तो JRY जवाहर रोजगार योजना 1989 से प्रारंभ की गई थी। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, आपको इनको क्या करना है, इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आपको बताना है कौन सी योजना कब शुरू की गई थी। ES है, ट्राइसम है, JRY है, RLEGP है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ट्राइसम आएगा क्योंकि ये 1979 में है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर RLEGP 1983 में है। उसके बाद 1989 में JRY होगा, जवाहर रोजगार योजना होगा। और ES सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि ये 1993 में शायद चलाया गया था। आप क्लियर कर लें इसको, तो इसका आंसर आप मिला सकते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू की गई? तो आपके पास ऑप्शन है 1985, 1999। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को 1999 में प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY है ना प्रारंभ की गई थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म को आपको ध्यान रखना है। तो कब चलाया गया था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना? 2001 में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित योजनाओं में से किसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया था? किसको मिलाया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो करेक्ट आंसर होगा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिला दिया गया था। किसके तहत? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत। चलिए आगे चलते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांझी भी कहते हैं इसको, सांझी के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन था? तो महात्मा गांधी जी इसके पीछे प्रेरणा स्रोत हैं, जिसमें कहा गया था कि हर सांसद एक एक गांव को गोद लेकर विकसित करेगा। और ठीक है, हर वर्ष, तो ऐसा कहा गया था। 2024 तक कितने गाँव को विकसित करेगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आपको पता होगा 11 अक्टूबर 2024 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। 11 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्मतिथि के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। चलिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो आप यहाँ पर करेक्ट आंसर दे सकते हैं 2014 में। सांसद आदर्श ग्राम योजना सांझी कब शुरू की गई थी? जिसमें भारत के संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में से एक गांव की पहचान कराने और विकसित करने की आवश्यकता थी। तो वही है कि 2014। इसके बाद देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में किसकी जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो आपको फिर से करेक्ट आंसर बताना है, तो जयप्रकाश नारायण। आगे चलते हैं। सांसदों द्वारा गाँव को गोद लेने के मुद्दे के संबंध में सांझी नाम की एक योजना शुरू की गई थी, जिसमें सांझी में ए का क्या अर्थ है? तो सांसद आदर्श, तो ए का क्या है? आदर्श। सांसद आदर्श ग्राम योजना। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष योजना स्फूर्ति को शुरू किया था? तो स्फूर्ति किससे संबंधित है? तो उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कौन उद्योगों के लिए स्फूर्ति चलाई गई थी? MSME है ना, मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए थी। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1952 में शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? CDP क्यों चलाया गया था? सड़कों के निर्माण के लिए, परिवार नियोजन के लिए, जन भागीदारी के लिए, सिंचाई के लिए। तो जन भागीदारी के लिए, लोगों को शासन में भागीदारी के लिए। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP-LADS किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 1993 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत क्या होता है कि हर सांसद को एक वर्ष में एक राशि दी जाती है, उस राशि को अपने क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करना होता है। ठीक है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो सही छांटना है। तो MP-LADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। तो हाँ, टिकाऊ परिसंपत्तियों के लिए यूज हो सकती हैं। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक। तो हाँ, ये भी है कि जो निधि आती है उसका कुछ हिस्सा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रयुक्त होना आवश्यक है। MP-LADS निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। तो वहाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेत नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। अगले वर्ष के लिए इसको अग्रणित फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है। कार्यान्वित हो रही सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण आवश्यक है, अनिवार्य है। तो हाँ, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे प्रोग्राम है उनमें से 10% कामों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और यहाँ पर 1, 2, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए।
अंत्योदय अन्न योजना AAY, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना को सन 2000 में प्रारंभ किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना किसकी सहायता के लिए शुरू की गई थी? 6 साल की कम उम्र के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, गरीबों का सबसे गरीब, तो गरीबों का सबसे गरीब जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर है उसके लिए चलाई गई थी। ठीक है। कुटीर ज्योति योजना किसके साथ जुड़ी हुई है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कब शुरू की गई थी। कुटीर ज्योति योजना किसके लिए है? तो इसका ऑप्शन आप देखें, गाँव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर होगा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करना। इंदिरा आवास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? IAY, इंदिरा आवास योजना 1985 में इसको प्रारंभ किया गया था। कौन सा कथन सही नहीं है? इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, तो यही गलत है, यही सही नहीं है, क्योंकि इसको 1985 में लॉन्च किया गया था। बाकी और देख लें, या भी भारत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा बन गया, तो हाँ बिल्कुल बन गया है। अनुसूचित जनजाति के घरों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि का न्यूनतम 60%, तो ये भी सही है। इसका वित्तीय बोझ भारत के केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है, तो ये भी सही है। इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो IAY को कौन सा मंत्रालय देखता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ना, PMAYG है ना, जी मतलब ग्रामीण। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाने वाली इकाई सहायता की लागत का अनुपात क्या है? तो मैदानी क्षेत्रों में 60-40 और उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में 90-10। ठीक है। 20 नवंबर 2016 को लॉन्च की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्ष कितने तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई थी? तो वर्ष 2022 तक सभी के लिए क्या की गई थी? आवास की परिकल्पना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2022 तक के लिए सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई थी। किसके तहत? इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना, पहाड़ी राज्यों में पूछ रहे हैं वो है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो पहाड़ी राज्यों में कितनी? पहाड़ी राज्यों में होती है 1.30 लाख रुपये। मैदानी क्षेत्रों में कितनी होती है? 1.20 लाख रुपये। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए ग्राम पंचायत से एक पात्र लाभार्थी को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो 1.20 लाख। ठीक है। चलिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना को क्या कहा जाता है? तो DNRLM कहा जाता है। DNRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो उसको बोलेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये गलत है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्या उद्देश्य है? गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डबल बार हो चुका है प्रश्न। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सन 2004 में प्रारंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत किस आयु समूह की छात्राओं को आवासीय विद्यालय प्रदान किए जाते हैं? तो किस आयु वर्ग की? 11 से 16 वर्ष के बच्चों को वो सुविधा दी जाती है। साक्षर भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साक्षर भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि साक्षर भारत मिशन के तहत जो है उद्देश्य क्या है? कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, देश में कुल साक्षरता सुनिश्चित करना, उच्च वयस्क साक्षरता दर सुनिश्चित करना, उच्च महिला साक्षरता दर सुनिश्चित करना। तो साक्षर भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? उच्च महिला साक्षरता दर सुनिश्चित करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उच्च महिला साक्षरता दर प्रदान करना, इसको प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य साक्षर भारत मिशन के तहत। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, अब साक्षर भारत योजना के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही चुनना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था। तो हाँ, ये सही है। यह योजना आमतौर पर विशेष रूप से वंचित समूह की महिलाओं पर लागू होती है। यह योजना 10 वर्ष, तो ये दूसरा वाला भी सही है। यह योजना 10 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले व्यक्तियों पर लागू होती है, तो ये गलत है। 10 वर्ष से ऊपर नहीं है, 15 वर्ष से ऊपर के लिए है। योजना पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय सरकार के साथ संबंधित है, तो ये भी सही है। तो आप उसको देख सकते हैं कौन कौन से सही है। ठीक है। तो ये कौन था? साक्षर भारत मिशन या साक्षर भारत अभियान या योजना। इसको कब प्रारंभ किया गया था? तो इसको प्रारंभ किया गया था 11वें पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब प्रारंभ किया गया था? सन 2009 में प्रारंभ किया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे, साक्षर भारत मिशन 2009 में प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसको बोलते हैं NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन। तो नेशनल लिटरेसी मिशन को कब प्रारंभ किया गया था? 1988। इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण। देखिए 1988 में एक प्राधिकरण बनाया गया था, NLMA, नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। का उद्देश्य क्या है? शैक्षिक नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए शैक्षिक संगठनों का पुनर्गठन करना, सभी के लिए शिक्षा की नीति को नई भावना से लागू करना, समता और समानता के मुद्दों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाना, प्रौढ़ शिक्षा में तात्कालिकता और गहनता की एक नई भावना प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रौढ़ शिक्षा में तात्कालिकता और गहनता की एक नई भावना प्रदान करना है ना, इसका उद्देश्य है। किसका? NLMA का उद्देश्य है।
सर्व शिक्षा अभियान आपको पता होगा कब प्रारंभ किया गया था, सन 2001 में इसको प्रारंभ किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, SSA सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना है, तो आपको पता होगा 6 से 14 साल के बच्चों को। आगे चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था, तो सन 2001 में प्रारंभ किया था। उस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं सन 2001 में प्रारंभ किया गया था। देखिए बार बार प्रश्न एक ही रिपीट होते रहते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था किसका, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो किसका परिणाम था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखिए भारत में जो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो 1968 में बनी थी। दूसरी शिक्षा नीति 19 इसको उल्टा कर दीजिए 68 को 86, तो दूसरी बनी थी 86 में, और उसी के तुरंत बाद आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। चलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे, ग्रामीण विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने से, सार्वभौमिक पंजीकरण कराने से, सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1987 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA इसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसको प्रारंभ कब किया गया था, तो इसको भी 2009 में ही प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को। प्रगति माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, माध्यमिक शिक्षा का विकास। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सभी लोगों तक माध्यमिक शिक्षा पहुंचे। डैश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था, 2009 में ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। चलिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण विशेषता है और माध्यमिक शिक्षा में किस पहल का विस्तार है, तो माध्यमिक शिक्षा में किस पहल का विस्तार है, तो माध्यमिक शिक्षा अभियान क्यों चलाया गया था, ताकि माध्यमिक शिक्षा आप सबको मिल सके। तो राज्य विद्या मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान जो है माध्यमिक शिक्षा में किस पहल का विस्तार है, सर्व शिक्षा अभियान का विस्तार है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है, तो KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में इसको प्रारंभ किया गया था। किसके लिए लोन दिया जाता है, फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, तो हाँ इसके लिए दिया जाता है। कंबाइन कटाई मशीन ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के किराए के लिए, तो इसके लिए तो नहीं दिया जाता है लोन किसानों को कि वो कटाई मशीनें खरीदें, ट्रैक्टर खरीदें, मिनी ट्रक खरीदें, इसके लिए नहीं दिया जाता है। फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, तो इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, तो इसके लिए भी दिया जाता है। और परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के, तो ये गलत है। घर निर्माण के लिए और शीतागार कोल्ड स्टोरेज के लिए थोड़ी दिया जाता है, तो आप मिला सकते हैं। आगे चलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस बार शुरू की गई थी, तो 1998 में इसको शुरुआत की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जलग्रहण विकास परियोजना है हरियाली। निम्नलिखित में से कौन सा इस परियोजना का उद्देश्य नहीं है, तो हरियाली परियोजना का उद्देश्य क्या नहीं है, जल विद्युत उत्पादन के लिए जल उपलब्ध कराना, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी कृषि हेतु जल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। पीने के लिए जल का संरक्षण करना, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए पानी उपलब्ध कराना है, एक इसका उद्देश्य है, हरियाली योजना का उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन सा वाटर साइड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा था, कौन सा, अरवरी पानी संसद, देश सुधार, हरियाली, नीरू मीरू, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाली। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाली दिशा निर्देश के रूप में क्या जाना जाता है, नई कृषि तकनीकों को अपनाना, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग, हरी सब्जियों की खेती, पंचायतों को जल विभाजन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पूरी जिम्मेदारी सौंपना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायतों को जल विभाजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेदारी सौंपना किसके तहत है, हरियाली परियोजना के तहत। और हरियाली परियोजना को कब प्रारंभ किया गया था, सन 2003 में इसको प्रारंभ किया गया था, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मिशन अंत्योदय एक मिशन मोड परियोजना है। मिशन अंत्योदय जिसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई है, तो मिशन अंत्योदय किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन मोड परियोजना है। कौन सी, मिशन अंत्योदय उसको चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्देश्य नहीं है। RCT का उद्देश्य क्या नहीं है, सूक्ष्म उद्यम प्रशिक्षुओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही कम से कम 2 साल के लिए एस्कॉर्ट सेवा प्रदान नहीं की जाएंगी, तो ये गलत है, यही सही नहीं है, उद्देश्य सही नहीं है। सूक्ष्म मध्यम प्रशिक्षुओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही कम से कम 2 साल के लिए एस्कॉर्ट सेवा प्रदान नहीं की जाएंगी, तो गलत है। ग्रामीण BPL युवाओं की पहचान कर स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये सही है। प्रशिक्षु को किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, यह उम्मीदवार की योग्यता की आकलन के बाद तय किया जाएगा, ये भी सही है। पेश किए जाने वाले प्रशिक्षण मांग आधारित होंगे, तो ये भी सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी, तो उज्ज्वला योजना को कब प्रारंभ किया गया था, मई 2016 में। कहाँ से प्रारंभ किया गया था, आप कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है, तो कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ना, NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य देश के चिन्हित जिलों में स्थायी तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। वे फसलें कौन कौन सी हैं, तो आपको बताया जा चुका है वीडियो में कौन कौन सी वो फसलें हैं। 3 फसलें शामिल हैं, कौन कौन सी, चावल, गेहूँ और
दाल, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है, का उद्देश्य क्या नहीं है? अधिक उपज देने वाले विभिन्न बीजों का वितरण, बेहतर उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन, ऋण सुविधाओं को सुंदर बनाना, नई जारी किस्मों की फसलों को लोकप्रिय बनाना। तो देखिए क्या उद्देश्य नहीं है NFSM, तो अधिक उपज देने वाले विभिन्न बीजों का वितरण, ये भी सही है, ये तो उद्देश्य है। बेहतर उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन, ये भी उद्देश्य है। नई जारी किस्मों की फसलों को लोकप्रिय बनाना, तो ये भी उद्देश्य है। बाकी ऋण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना इसके तहत नहीं आता है। किसके तहत नहीं आता है? NFSM के तहत नहीं आता है। और NFSM को कब प्रारंभ किया गया था आपको पता होना चाहिए, सन 2007 में। चलिए, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो आप देखो फिर से, तो और इसके क्या घटक हैं? तो उसको प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 2007 में। और उसके घटक कौन कौन से? चावल, गेहूँ और दलहन। सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1960, ठीक है, सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसको कब प्रारंभ किया गया था? 1960 में प्रारंभ किया गया था। से प्रारंभ में चुने गए जिलों की संख्या कितनी है? तो प्रत्येक राज्य से 1 जिला और 3 राज्यों में से 3 जिले, 5 राज्यों से 5 जिले, 7 राज्यों से 7 जिले। तो शुरुआत में 7 राज्यों से 7 जिले इसके तहत चुने गए थे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको रफ्तार भी कहा जाता है, उसमें शामिल कौन नहीं है? प्रोटीन की खुराक के लिए राष्ट्रीय मिशन, भगवा मिशन, तो ये देखो प्रोटीन की खुराक के लिए राष्ट्रीय मिशन ए भी सम्मिलित है RKVY में, भगवा मिशन ए भी सम्मिलित है, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम ए भी सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, शामिल नहीं है, पूछा था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको रफ्तार भी कहते हैं, कब शुरू की गई थी रफ्तार? 2007 में, ठीक है, तो सन 2007 में RKVY को शुरू किया गया था, जिसका नाम 2017 में क्या पड़ा था? जिसका नाम पड़ा था 2017-18 में क्या? रफ्तार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसके तहत एक उपयोजना के रूप में सम्मिलित किया गया? तो राष्ट्रीय केसर मिशन किसके तहत है? तो राष्ट्रीय केसर मिशन RKVY के तहत ही है ना, जिसको बोलते हैं कृषि विकास योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन है? तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में पशुपालन, स्वास्थ्य प्रबंधन, सहकारी कृषि, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में से एक उप मिशन के रूप में सम्मिलित है। तो देखिए इस वीडियो में हमने लगभग 105 प्रश्नों को हल किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और जितने भी प्रश्न थे वो SSC में, रेलवे में, UPSC में, UPPSC में, अदर स्टेट PSC में, ठीक है, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग एग्ज़ाम में जितने भी पूछे गए हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो किसी PYQ में नहीं पूछा गया है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। हमने पहला वीडियो बनाया है, अगले वीडियो में हम पूरा योजना को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।